इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। सो ये जो चैप्टर है इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में समझेंगे। लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या देखा था, पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर, बांग्लादेश के साथ, मतलब बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो वॉर की थी, तो चाइना के साथ भी वॉर की थी। ये सारा हमने इस चैप्टर में स्टडी किया और अब हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखेंगे। सो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस टाइम पीरियड की वो थी फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था इंडिया में मई 1974 में। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमेशा से उनका जो विश्वास था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रहा फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने के लिए। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स वॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट यानी कि उनके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो वो प्लान्स किए जा रहे थे, तो उन प्लान में से एक जो प्लान था वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम का। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि लेट 1940s में इनिशिएट किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। ठीक है, इनकी गाइडेंस के अंडर ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको लेट 1940s में इसको इनिशिएट किया गया, स्टार्ट किया गया। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी। इंडिया जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए जो एटॉमिक एनर्जी है उसको जनरेट करना चाहता था। नेहरू वॉज अगेंस्ट, बट जो जवाहरलाल नेहरू थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, जो हथियार है उनके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने जो सुपर पावर्स हैं उनको बोला कि भाई ये जो इस तरीके से आप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो ये मत कीजिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है वो कर दीजिए। बट ऐसा नहीं हुआ। जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो ऐसे ही बढ़ता रहा, यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है या जो हथियार बनाने का जो काम है वो ऐसे ही चलता रहा दूसरी कंट्रीज़ में। जब कम्युनिस्ट चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट अक्टूबर 1964 में कंडक्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट चाइना ने किया अक्टूबर 1964 में, तो 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स जो थी यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इन्होंने क्या किया, ट्राइड टू इम्पोज द न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, एनपीटी जो है इन्होंने इम्पोज कर दी। यानी कि खुद तो इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कर लिया, बट अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इन्होंने एनपीटी को इम्पोज कर दिया। एनपीटी को इम्पोज करने का मतलब है ये कहना चाहते कि अब कोई भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी, बैन कर दिया एक तरीके से ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी के वर्ल्ड पर। इंडिया ऑलवेज कंसिडर एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी। इंडिया को हमेशा से लगता था कि जो एनपीटी है वो भेदभाव वाली एक ट्रीटी बनाई गई है इनके द्वारा, एंड इन्होंने जो है रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया इसको साइन करने के लिए। जब इंडिया ने इसका फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, पहला जब न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने भी कंडक्ट किया, 5 कंट्रीज ऑलरेडी कर चुके तो इंडिया ने भी किया, एनपीटी को जो है फॉलो नहीं किया, साइन नहीं किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। इट वॉज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। जब इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इसको पीसफुल एक्सप्लोजन कहा गया, क्योंकि ये शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए। India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. इंडिया ने बोला कि हम ये जो न्यूक्लियर पावर है हम इसका यूज़ सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। द पीरियड व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड, जिस टाइम पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था ये बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, यानी कि जो अंदर की पॉलिटिक्स है वो ख़राब चल रही थी। अरब इज़राइल वॉर हुई थी 1973 में, तो पूरा जो वर्ल्ड है उसको ऑयल शॉक लगा था। कहने का मतलब है कि अब ये जो कंट्री थी ये ऑयल की एक्सपोर्टर थी, ठीक है, तो यहीं से ज़्यादातर जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होकर आता था। तो इस तरीके से जो बाकी की कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा मतलब हाई प्राइजेज़ हो जाएंगे ऑयल के, क्योंकि ऑयल पीछे से सप्लाई हो नहीं रहा है। दोनों के बीच में अरब और इज़राइल के बीच में वॉर चल रही है, पीछे से ऑयल आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है प्राइजेज़ हाई हो जाएंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो जो
oil shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nation. It led to economic turmoil. तो इकोनॉमिक टेंशन इंडिया में हमें देखने को मिलती है क्योंकि इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बढ़ जाती है. As you will read in chapter 6, many agitations were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike. Although there are minor differences among political parties among how to conduct external relation. तो यहाँ पर कुछ बहुत कम डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि एक्सटर्नल रिलेशन को कैसे कंडक्ट करना है. इस मामले को लेकर बहुत कम डिफरेंसेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में. इंडियन पॉलिटिक्स जो है, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर एग्रीमेंट चलते रहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, नेशन को इंटीग्रेट करने के ऊपर, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. So therefore we find that in the course of the decade of 1960 to 1971, 1962 से लेकर 1971 तक जब इंडिया ने 3 वॉर्स फेस की, और इवन लेटर जब डिफरेंट जो पार्टीज़ थी वो टाइम टू टाइम पावर में आई है, तो फॉरेन पॉलिसी ने लिमिटेड रोल प्ले किया है पार्टी पॉलिटिक्स में, यानी कि पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी का बहुत कम रोल रहा है. ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ा, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा. अब यहाँ पर कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं. फास्ट फॉरवर्ड जो एक बॉक्स करके इसमें दे रखी है, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं. इंडिया हैज़ अपोज्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज़. तो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इंडिया ने अपोज भी किया है, उसके खिलाफ भी गया है. जैसे कि हमने NPT पढ़ी, नॉन प्रोफिलरेशन, दैट वर सिलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर. जो न्यूक्लियर पावर नहीं थी ना, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल थी, और ये इंडिया मानता था कि ये जो है भेदभाव वाली ट्रीटी है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. दस इंडिया अपोज्ड, इंडिया ने इसको अपोज किया 1995 में और इसको मना कर दिया साइन करने के लिए. और एक और ट्रीटी थी CTBT, इसको भी साइन करने के लिए इन्होंने मना कर दिया. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये ट्रीटी बनाई गई थी कि आप मतलब 5 कंट्रीज़ के द्वारा कि कोई भी दूसरी कंट्री जो न्यूक्लियर पावर अभी तक नहीं बनी है वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती. लेकिन इंडिया को ये सही नहीं लगा, तो इंडिया ने इसको साइन करने से मना कर दिया, CTBT को साइन करने से. इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट. इंडिया जो है वो काफ़ी सारे न्यूक्लियर टेस्ट करता भी है 1998 में, मई 1998 में, और डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करता है. पाकिस्तान जो है वो भी करने लग जाता है फिर. ठीक है, soon followed thereby increasing the vulnerability of the region to a nuclear exchange. The international community was extremely critical of the nuclear test in the subcontinent. अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी तो उसे सही नहीं लगा कि इंडिया जो है हमारी पॉलिसी जो ट्रीटी थी उसके बावजूद भी इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है. उन्होंने अब पाकिस्तान, इंडिया को देखते देखते पाकिस्तान भी वही करने लगा, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर सैंक्शन लगा दिए गए, सैंक्शन इम्पोज कर दिए गए, विच वर सब्सिक्वेंटली वेव्ड, जिनको बाद में ख़त्म कर दिया गया. इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन था, इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंसेस प्रोफेस नो फर्स्ट यूज़. अब देखो इसका सिंपल सा मतलब यही बोला गया है कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हमने बेशक से न्यूक्लियर टेस्ट किए हों बट हम पहले इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन को पहले यूज़ नहीं करेंगे, इंडिया ने ये बोला. और इंडिया ये भी कहता है कि इस तरीके से पूरा जो वर्ल्ड है वो वेपन फ्री वर्ल्ड बन जाएगा. ठीक है, कि कोई भी अगर ये सोचे कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा, तो वेपन फ्री वर्ल्ड बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक दे रखा है शिफ्टिंग अलायंसेज इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. As you will read in chapter 6 and also in chapter 9, many known Congress government came to power in period starting 1977. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस का डोमिनेंस था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस का ही डोमिनेंस चलता आ रहा था. बट 1977 में क्या होता है, दूसरी जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, गवर्नमेंट थी, वो पावर में आना शुरू हो जाती है. और ये ऐसा टाइम था जब वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो रही थी. तो व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन. जो जनता पार्टी थी वो 1977 में पावर में आती है और वो अनाउंस करती है कि ये नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करेगी. यानी कि अब जैसे कि पहले जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो टिल्टेड थी थोड़ी सी सोवियत यूनियन की तरफ,
लेकिन जनता पार्टी कहती है कि हम ये जो सोवियत की तरफ टिल्टेशन दिखा रखा था पहले, ऐसा हम नहीं करेंगे, इसको करेक्ट किया जाएगा। सिंस देन ऑल गवर्नमेंट, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस, तो जितनी भी गवर्नमेंट थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे चाइना के साथ बेटर रिलेशन बनाने के लिए और यूएस के साथ अपना जो रिलेशन है उसको अच्छा करने के लिए। इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन पॉपुलर माइंड, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा दो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड रहती है। पहला क्वेश्चन है इंडिया का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर, और दूसरा इंडिया और यूएस के रिलेशन। तो इन पोस्ट 1990 पीरियड द रूलिंग पार्टीज हैव ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर देयर प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो जो रूलिंग पार्टी थी 1990 के पीरियड के बाद जो रूलिंग पार्टीज थी उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और फॉरेन पॉलिसी जो है उसको हम हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, राइट। इन पीरियड आफ्टर 1990 के बाद जो रशिया है ये इम्पॉर्टेंट फ्रेंड तो था इंडिया का, ठीक है। चैप्टर बाइपोलैरिटी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा है इंडिया और रशिया के रिलेशंस, तो रशिया जो है वो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है इंडिया का। हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोबल प्री एमिनेंस, लेकिन इसकी जो सुपीरियॉरिटी है वो कम हो गई है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है टू अ मोर प्रो यूएस स्ट्रेटजी, यूएस की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। बिसाइड इसके अलावा जो कॉन्टेम्प्रेरी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है वो मिलिट्री इंटरेस्ट से इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, बट इकोनॉमिक इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, और इससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की चॉइस पर भी फ़र्क पड़ता है। उसी टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है उसमें नई नई डेवलपमेंट्स आ रही थी, एंड कश्मीर जो है वो मेन इशू था दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन फिर भी यहाँ पर एफ़र्ट्स बनाए गए हैं ताकि जो रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके इंडिया और पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, मूवमेंट ऑफ सिटीज़न की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इनकरेज किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। सो डू यू नो दैट ए ट्रेन एंड अ बस सर्विस ऑपरेट बिटवीन दीज टू कंट्रीज़? क्या आपको पता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेन और बस दोनों की सर्विस प्रोवाइड की जाती है? दिस हैज़ बिन मेजर अचीवमेंट, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट दैट कुड नॉट अवॉइड द नियर वॉर। लेकिन हम वॉर की सिचुएशन जो बनी थी 1999 में उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इवन आफ्टर दिस सेटबैक टू पीस प्रोसेस, एफर्ट्स एट नेगोशिएटिंग ड्यूरेबल पीस हैव बीन गोइंग ऑन। ओके, सो हियर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी जो बाकी की वीडियोस हैं जो इससे पहले का जो पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो मिलती रहे रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, और वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।